गुड आफ्टरनून क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एनालिसिस को देखेंगे, क्योंकि जो कोर्स है एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में आपको स्टडी करना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और उनके बीच का रिलेशनशिप। और इसके अलावा जो पूरा का पूरा कोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है एक तरीके से। सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 यूनिट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बेसिक्स को स्टडी करना है, और उसके बाद के लास्ट के यूनिट्स में आपको एंटीना, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीना, और लास्ट में जो लास्ट यूनिट है उसमें एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी करना है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर प्रोपोगेटिंग फील्ड की बात करेंगे, तो उस समय जो भी एनालिसिस होगी उस पूरी के पूरी एनालिसिस में वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए वेक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम लोग बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे, और उस रिवीजन के दौरान हम लोग जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यूज़ होंगे उनको एक बार फिर मेमोराइज करेंगे और एक बार फिर ब्रशअप करेंगे। तो सबसे पहला है स्केल। वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले जो क्वांटिटी होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल अगर हमारे पास क्वांटिटी है तो वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरीके की हो सकती है मेनली। एक तो हो सकती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसे हम किसी भी रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी रियल नंबर, एंड दैट रियल नंबर कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव, किसी भी टाइप का ये पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके की क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि वेट हुआ, मास हुआ, पोटेंशियल हुआ, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ऐसे ढेर सारे और एग्जांपल हैं, जैसे लेंथ हुआ, तो ये सभी के सभी आपके स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन रहती है। मींस मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ वहां पर डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड किधर से किधर की तरफ है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, तो इन सभी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें वो स्केलर क्वांटिटी होगा। वहीं अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो दैट विल बी स्केलर, दैट विल बी सिंपली रेट ऑफ चेंज। बट अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे देन वी विल बी टॉकिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो दिस विल बिकम वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए स्केलर क्वांटिटी को अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड को हम लोग v से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर वेक्टर को हम लोग v कैप से, एरो से दिखाएंगे, तो ये जो v एरो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका मतलब साफ ये है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होगा। ठीक, इसके अलावा एक होता है टेंसर काइंड ऑफ क्वांटिटी। टेंसर काइंड ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है रेशियो जहां पर होता है वहां पर हम लोग कह सकते हैं टेंसर। जैसे कि आप कह सकते दीजिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके टेंसर हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए सभी के सभी क्या हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा फील्ड। व्हाट इज फील्ड? फील्ड मतलब होता है इट इज अ फंक्शन विच स्पेसिफाई पर्टिकुलर क्वांटिटी एवरीवेयर इन ए रीजन। अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उस रीजन में कोई भी जो फील्ड होगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करेगा। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है, क्या कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ आर के टर्म्स में, तो एक तरीके से हम लोग इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी इक्वल्स टू 1/r² when r is less than equal to a capital R। मतलब हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये जो वैल्यू है ये 1/r² के बराबर है से प्रोपोगेट होती है, और उसके बाद ये जो वैल्यू है ये 1/r से प्रोपोगेट होती है, मींस व्हेन r is greater than r।
तो इस तरीके से ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू 10 फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू। तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ R इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। R यहाँ पर क्या है, R इज रेडियस, R हम लोग एक रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स हम लोग मान रहे हैं और इस पॉइंट सोर्स से रेडियस, जो इस रेडियस ऑफ स्फीयर डिफाइन कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ स्फीयर में हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर चूंकि सब जगह इक्वल है तो 10 होगा हर जगह, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ R। वहीं यहाँ पर क्या होगा, ये 1/r² होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर स्फीयर होगा जो कि कैपिटल R का स्फीयर होगा, उस कैपिटल R के स्फीयर के अंदर जो होगा, इस कैपिटल R के स्फीयर के अंदर जो फील्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और अगर उसके बाहर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 1/r के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। स्केलर फील्ड क्या होगा, स्केलर फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जो कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करती है, तो वहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वहां पर कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। जैसे अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं VR, तो VR में कोई भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। वहीं अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डायरेक्शन भी होगी और क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे E, वेक्टर E इज इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं y ax कैप प्लस x ay कैप। तो इस तरीके से एक तरीके से क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ y और x के टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ax कैप और ay कैप जो है वो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x और इन डायरेक्शन ऑफ y को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से जो फील्ड होता है वो एक तरीके से किस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन की हुई है, इसको डिफाइन करता है, ठीक। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ने लिखा हुआ है कार्टेशियन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो रेगुलर यूज में सिस्टम होता है वो कार्टेशियन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए इस तरीके से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर आप देखिए तो ये जो एक्सिस है, आप जहां कहीं भी रूम में बैठे होंगे, ठीक है, आपके सामने एक दीवार होगी, ठीक है, और अगर आप उस दीवार के किसी भी कॉर्नर को देखिए, अगर आप उस दीवार के एक तरीके से मैं कहूंगा, अगर आप अपने आई के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर को अगर आप देखेंगे, आप कैसे भी बैठे हो लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, तो इस तरीके से एक एक्सिस बन रही होगी, जो एरर जो एज होगा उस पर इस तरीके से एक एक्सिस बन रही होगी, ठीक है। तो आप जिस प्लेन पे बैठे हैं वो प्लेन एक तरीके से एक्स वाई प्लेन होगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला होगा वो एक जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दीवार की जो एजेज हैं आप उसे एक एक एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने जो दीवार है उसमें ये वाली जो वॉल के साथ जो एज आ रहा होगा वो आप एक्स एक्सेस कर दीजिए। आपके सामने जो दीवार है उसके साथ जो ये दूसरा वाला जो एज एक्सेस आ रहा होगा वो आप उसे वाई कर दीजिए, और जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो रूफ की तरफ जा रहा होगा, आप उसे जेड एक्सेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑर्थोगोनल एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में हम लोगों ने सारी चीजें डिफाइन किया हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज अ कार्टेशियन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप कैसे भी बैठे हो आपके सामने एक ऐसा प्लेन होगा जहां पर कि एक डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही होगी, ठीक है, एक डायरेक्शन आपके सामने से गुजर रही होगी एक वॉल की, और एक जो होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जो आपकी तरफ आ रहा है उसे आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, जो आपके सामने पैरेलल जा रहा है आप उसे वाई एक्सिस मान लीजिए, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसे जेड एक्सिस मान लीजिए। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि वहां पर 3 प्लेन भी डिफाइन हो रहे होंगे। तो 3 प्लेन देखिए किस तरीके से डिफाइन हो रहे होंगे। अगर मैं यहां पर इसको करेक्ट कर दूं, ये एक्स है, एक सेकेंड, ये एक्स है एंड दिस इज वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो ये जो प्लेन आपको ऑरेंज कलर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये कौन से एक्सिस से बन रहा है, ये एक्स वाले एक्सिस से बन रहा है और वाई वाले एक्सिस से बन रहा है। तो एक्स वाले एक्सिस से और वाई वाले एक्सिस से जो बन रहा है एक तरीके से ऑरेंज कलर का जो प्लेन है जिसपे कि आप बैठे हुए हैं वो एक्स वाई प्लेन को बना रहा है। वैसे ही आपके सामने
जो x और z से जो वॉल बन रही है, मतलब जो वॉल आपके जो साइड वॉल है, न कि आपके सामने वाली वॉल, जो कि साइड वॉल है, साइड वॉल आपके किसको बनाएगी, वो एक्स जेड प्लेन को बनाएगी। वहीं आपकी जो सामने वॉल, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई गई है, और इसी तरीके से आपके सामने वाली जो वॉल होगी वो वाई जेड प्लेन को बनाएगी। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख रहे हो 3 इंडिपेंडेंटली पैरेलल प्लेन्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 3 इंडिपेंडेंट पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग सारी चीजें डिफाइन करते हैं। हम लोग आगे चल करके 2 और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यहाँ पर डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए अगर एक्स एक्सिस पर हम लोग 1 यूनिट चलते हैं, एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग 1 यूनिट चल रहे हैं, तो जैसे कि आपके सामने जो दीवार है जो आपकी तरफ आ रही है, उसके एज को अगर आप यहाँ पर जो कुछ भी एज है अगर आप उसे पॉजिटिव एक्स मान लें, तो इस एक्सिस पर अगर आप जो भी 1 यूनिट चलेंगे तो इसे आप ए एक्स कैप डिफाइन करोगे, ठीक है, ए एक्स कैप या फिर आई कैप कहीं से कहेगा। तो दिस विल बी यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वैसे ही y डायरेक्शन में अगर आप एक स्टेप चलोगे, ठीक है, तो ये डिफाइन करेगा ए वाई कैप या फिर आप इसे कहोगे j कैप, ठीक है। तो ये डिफाइन करेगा आपका यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। वैसे ही आपके सामने जो एज दिख रहा है वहां पर जो ऊपर रूफ की तरफ जो एज जा रहा होगा, उस एज को अगर आप देखोगे और उसमें अगर केवल एक स्टेप चलोगे तो इस तरीके से डिफाइन करेगा ए जेड कैप या फिर आप इसे कहोगे क्या, के कैप डायरेक्शन, ठीक है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप डायरेक्शन, ठीक। तो इस तरीके से आपको 3 डायरेक्शंस हो गई एक्स, वाई एंड जेड। ये तीनों के तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम लोग इसे ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। मींस आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप। किसी बुक्स में आई जे के यूज किया होगा, तो किसी बुक्स में ए एक्स कैप यूज किया होगा, फिर ए वाई कैप यूज किया होगा या फिर ए जेड कैप यूज किया होगा, ठीक है। तो आपको एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके अपने रूम में दिख रहा होगा। जो भी आपका रूम है उसमें जो एज पॉइंट है एक तरीके से वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। अगर हम इसमें रेंजेस की बात करें तो x की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, y की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है और z की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। तो x की रेंज हो सकती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये पता नहीं कहां से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के एम्पलीट्यूड प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। वैसे y की भी रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है, बिकॉज जो भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसमें पूरा का पूरा जितने भी ऑल पॉसिबल पॉइंट इन स्पेस हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए y डायरेक्शन में भी जो रेंज होगी वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी, वैसे ही z डायरेक्शन में भी जो स्पेस होगी वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों आपके एक्सेसेस हो गए, उनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक। इस तरीके से अगर आपको कोई पॉइंट डिफाइन करना है, तो अगर आपको अपनी लोकेशन बतानी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे बताओगे इसको देखते हैं, ठीक। तो ये देखिए, अगर मैं अपनी लोकेशन या फिर जो वहां पर मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर मैं अपने हेड की लोकेशन को डिसाइड करना चाहूंगा कि मैं खड़ा हूं और इस टाइम मेरे हेड की लोकेशन क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो अभी मैं डिफाइन करूंगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक तरीके से यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1 होगा, इट विल हैव मैग्नीट्यूड 1, ओके। सो दिस विल बी डिफाइनिंग यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर डिफाइन होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, जैसा कि अभी पोजीशन वेक्टर मैं दिखाऊंगा। और डिस्टेंस वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी यहाँ पर मैं अपनी हेड, ये जो है आप रूम में बैठे हुए हैं और मैं अपने हेड यहाँ पर देखिए ब्लू कलर के डॉट से आपका हेड है,
ठीक है। अगर आप उसे पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो अगर आप देखिए तो फिलहाल जो मैं इमेजिन किया हुआ हूं कि ऐसा है कि एक्स एक्सिस, ये जो ओरिजिन है जहां पर कि एज बना हुआ है, उसमें जब मैं अपनी तरफ जो वॉल आ रही है मैंने उसे एक्स डायरेक्शन कहा था, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा मैं उसे ए एक्स कैप या फिर आई कैप से डिफाइन करूंगा। वैसे ही जो मेरे पैरेलल वॉल जा रही है सामने से, मैं उसे कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ए वाई कैप या फिर जे कैप से डिफाइन करूंगा। और ऐसे ही जो एज जो कॉर्नर में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं उसे ए जेड कैप से डिफाइन करूंगा या फिर ए जेड कैप या फिर मैं इसे के कैप से डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों डायरेक्शंस है हमारे पास। अब मैं अपने हेड को मार्क करना चाहता हूं, तो हेड को जब मैंने मार्क करना चाहा तो मैंने कहा अच्छा एक्स डायरेक्शन में जरा कैलकुलेट करके बताइए कि आपका हेड कहां है। तो जब आपने एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट किया तो आपने बताया सर एक्स एक्सिस पर मुझे 3 फीट चलना पड़ा। तो आपने कहा कि एक्स की मार्किंग 3 फीट है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, वाई डायरेक्शन में आपको 5 फीट चलना पड़ा। और वहीं जेड डायरेक्शन में आपने कहा कि जेड डायरेक्शन में सर मुझे 4 फीट चलना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से 3, 5, 4 एक तरीके से आपकी एक्स वाई एंड जेड में लोकेशन हुई। ठीक है, एक बार फिर अगर मैं डिफाइन करूं तो एक्स में आपको कितना चलना पड़ा, एक्स में A1, 2 एंड 3 पॉइंट आपको चलना पड़ा। वहीं वाई में आपको कितना चलना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक तरीके से आपको 5 चलना पड़ा। और वहीं जेड वाले में कितना चलना पड़ा, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से 3, 5, 4 आपकी डायरेक्शन हुई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पोजीशन वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना चाहोगे तो उस ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, इस ओरिजिन से जो पर्टिकुलर पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और पोजीशन वेक्टर को आप RP, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसे 3i कैप, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में आपको 3 यूनिट चलना पड़ा है, 5j कैप बिकॉज वाई डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट चलना पड़ा है, प्लस 4k कैप से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर और इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप फैन का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आप फैन का एग्जांपल ले लीजिए। फैन कहां पर है, ठीक, आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है, ठीक है, वो फैन कहां पर है। तो आपने कहा सर एक्स एक्सिस से ये 4 फीट की डायरेक्शन पर है, 1, 2, 3, 4। वाई एक्सिस से भी ये 4 फीट की डायरेक्शन पर है। ओके, तो आपने कहा ठीक है, ये एक्स एक्सिस से 4 फीट की डायरेक्शन 4 फीट पर है, वाई एक्सिस पे भी 4 फीट पर है। और जेड एक्सिस पे कितना है, जेड एक्सिस पे आपने कहा सर ये 10 फीट पर है। तो इस तरीके से आपने कहा कि जेड एक्सिस पे सर ये 10 फीट पर है। तो इस तरीके से आपने इसे यहाँ पर फिर इसे ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और आपने कहा सर ये रहा फैन। तो इस तरीके से आपने ये जो पोजीशन वेक्टर आप बनाओगे वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से अगर आप जो भी ड्रॉ करोगे दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से इस तरीके से जो भी आप, एक सेकेंड, ये जो आपको ड्रॉ होगा दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पोजीशन वेक्टर एंड दिस विल बी गिवन बाय RP। तो RP ये जो पोजीशन वेक्टर अगर आप फैन का रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने कहा कि सर 4 फीट हमने एक्स डायरेक्शन में चला तो 4i कैप, या फिर आपने कहा फिर उसके बाद कहा कि सर 4 फीट में वाई डायरेक्शन में चला 4j कैप, प्लस 10 फीट में जेड डायरेक्शन में चला तो 10k कैप। अच्छा, कहीं कहीं किसी बुक्स में इसे कैसे लिखा होगा, किसी बुक्स में इसे ax कैप, ay कैप और az कैप के टर्म्स में लिखा होगा। तो आप इसे 3 ऑफ ax कैप प्लस 3 ऑफ ay कैप प्लस 3 ऑफ प्लस 4 ऑफ az कैप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसे भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 ऑफ ax कैप प्लस 4 ऑफ ay कैप प्लस 10 ऑफ az कैप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये तो हुई साफ पोजीशन वेक्टर की बात। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर में क्या क्या चीजें, इस पोजीशन वेक्टर में को आप एक तरीके से अगर आप इसे कहें तो ये जो RP आपका पोजीशन वेक्टर आया है, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप
आप ये जो पोजीशन वेक्टर है आप इसे दो तरीके से आप इसमें एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर आरपी है इसमें आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में, देखिए मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा। सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड m विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर मीन्स दिस विल बी 9 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स दिस विल बी 25 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स दिस विल बी 16. So this will become under root of 50. So this will become 5 root 2. So here magnitude has become 5 root 2. Okay. और यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी अगर आपको डिफाइन करना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हो गया m आपका, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यूनिट वेक्टर ऑफ अगर आरपी आपको डिफाइन करना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी बताइए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस विल बी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड mp, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3 by 5 रूट 2, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी क्या है 5 रूट 2 आई कैप प्लस 1 by रूट 2 बिकॉज 5 by 5 रूट 2 दिस विल बिकम 1 by रूट 2 जे कैप प्लस हाउ मच इट विल बिकम 4 by 5 रूट 2 के कैप। इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के साथ साथ आप किसी भी गिवन वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड वेक्टर भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उस गिवन वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं आर पी क्यू, सो दिस विल बी गिवन बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p. सो दिस विल बी गिविंग डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन p q। जैसे कि अगर मैं कहूं कि q जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3, आपका फैन है। फैन मतलब कहां पर था भाई 4, 4, 10, ओके। और मैं जो हूं मैं वो कहां पर, मेरा हेड कहां पर है, हेड जो है 3, 5, 4 पर है। तो अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये कहां से कहां तक ड्रॉ होगा PQ। तो PQ मतलब RPQ मतलब कहां से कहां तक होगा, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड विल एंड इट टू Q, मींस फैन से लेकर के ये जो है ये जो है ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फैन से लेकर के जो मेरे तक आएगा वेक्टर दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग आर पी क्यू। मतलब कोई भी अगर मैं इस तरीके से दो वेक्टर्स बना दिया, अगर मैंने कहा कि दिस इज क्यू एंड दिस इज पी, ठीक है, तो ये जो होगा आर पी क्यू दिस विल बी आर क्यू माइनस आर पी, दिस विल बी शोइंग वेक्टर आर पी क्यू, ओके। और आर पी क्यू को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आर पी क्यू को देखिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने देखा कि P पॉइंट को जो मैंने डिफाइन किया था, फिर से मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, P पॉइंट को जो मैंने डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था 4, 5, 4, और जो Q पॉइंट मैंने डिफाइन किया था वो Q पॉइंट मैंने डिफाइन किया था 4, 4, 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं वेक्टर आर पी, पोजीशन वेक्टर आर पी जो मैं डिफाइन करूंगा दैट विल बी 4i कैप प्लस 5ij कैप प्लस 4k कैप। वैसे ही अगर आपका ये जो पोजीशन वेक्टर Q होगा वो बताइए मैं कैसे डिफाइन करूंगा, दैट विल बी गिवन बाई 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, ओके, प्लस 10k कैप।
ओके, तो इस तरीके से है। ठीक, तो अब मैं अगर इस यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर पी क्यू डिफाइन करना चाहता हूँ, सॉरी डिस्टेंस वेक्टर आर पी क्यू डिफाइन करना चाहता हूँ, तो दिस डिस्टेंस वेक्टर आर पी क्यू विल बी गिवन बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, सो आर क्यू माइनस आर पी। ओके, तो आर क्यू माइनस आर पी, तो आर क्यू की वैल्यू देखिए क्या है, आर क्यू इज इक्वल्स टू, बताइए यहाँ पर क्या है, आर क्यू इज इक्वल्स टू है 4 आई कैप प्लस 4 j cap plus 10 k cap minus this will be 4 I cap plus 5 j cap plus 4 k cap, and this will be equals to 4 minus 4, this will become 0 I cap plus 4 minus 5, this will become minus 1 j cap, ठीक है, and फिर 10 minus 4 that will be 6 k cap। ओके, so this will become minus j plus 6 k cap। ओके, और अगर अब आप इस डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए या फिर आप मैग्नीट्यूड वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए, तो आर पी क्यू दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 plus 36, so this will become under root of 37, this will be magnitude of distance vector। और अगर आप इस केस में यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए कि यूनिट वेक्टर आर पी क्यू क्या होगा, तो आर पी क्यू यूनिट वेक्टर विल बिकम वेक्टर आर पी क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी क्यू, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 1 बाई रूट 37 j कैप प्लस 6 बाई रूट 37 के कैप। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर आर पी क्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस वेक्टर। तो इस तरीके से डिस्टेंस वेक्टर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिस्टेंस वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक, अब डिस्टेंस वेक्टर के बाद लॉज ऑफ वेक्टर्स, तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो वेक्टर के साथ होल्ड करता है, मींस a प्लस बी प्लस सी अगर आप करें तो b प्लस सी को पहले परफॉर्म कीजिए या फिर a प्लस बी को पहले परफॉर्म कीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ को डिफाइन होगा। फिर क्यूमुलेटिव लॉ होता है, क्यूमुलेटिव लॉ में आप a b में पहले ऐड करके ऐड कीजिए या फिर पीछे आगे पीछे ऐड करिए, कोई समस्या नहीं है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, a आप एक स्केलर क्वांटिटी है स्मॉल ए में a प्लस बी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a हो जाएगा प्लस a b हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और कोई भी अगर आप स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरीके से आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, जैसे r इंटू ए प्लस बी प्लस एस इंटू ए प्लस बी, और इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करके आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे लॉज वेक्टर्स में होल्ड करते हैं। ठीक, फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दो तरीके का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है अगर दो वेक्टर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो तरीके का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास b दिया हुआ है और अगर मैं इसे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो a डॉट b इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, और जो रिजल्टेंट आता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जो रिजल्टेंट आता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक तरीके से दो वेक्टर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तरीके से ये केवल इस चीज को बताता है कि a और b के बीच का एंगल क्या है, दैट इज थीटा। तो एक तरीके से a का प्रोजेक्शन जो b पर है दैट इज a cos थीटा इंटू b अगर हम लोग कर देंगे तो इस तरीके से ये क्या देने लगेगा आपको, एक तरीके से ये देने लगेगा कि एक वेक्टर को आप पूरा का पूरा लेंगे और दूसरे का प्रोजेक्शन पहले पर कितना है, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर आप b का प्रोजेक्शन a पर देखोगे तो b cos थीटा यहाँ पर बनेगा और b cos थीटा इंटू a, तो एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है कि a का प्रोजेक्शन b पर क्या है और फिर आपने क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे i डॉट आई दैट इज यूनिट वेक्टर 1 1, तो 1 1 का यूनिट वेक्टर देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है और एंगल बताइए क्या है, cos 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, आई डॉट जे, तो अगर आप आई डॉट जे कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा है कि यहाँ पर
जो एंगल होगा 1 1 तो आएगा, लेकिन एंगल क्या होगा, cos 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री में यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सेम यूनिट वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो दैट विल बी यूनिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू i डॉट i विल बी इक्वल टू 1, j डॉट j विल बी इक्वल टू 1 और k डॉट k विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखिए दूसरे तरीके से कि अगर आप i डॉट j कर रहे हो या फिर कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जैसे j डॉट k कर रहे हो या फिर k डॉट i कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो दैट विल बी रिजल्टिंग 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल के केस में कोई भी सेम कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई भी सेम कंपोनेंट नहीं होगा तो आउटपुट आपका क्या आएगा, आउटपुट आपका 0 आएगा। तो दो अगर हम लोगों ने वेक्टर ले लिया, जैसे कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और अगर हमने वेक्टर b ले लिया, वेक्टर b इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, इस तरीके से अगर हम लोग ले लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग a डॉट b का क्या लगा रहे हैं, a डॉट b का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर अगर हम लगाएं तो देखिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4i प्लस 5j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, that will be equals to 4 into 4 that will be 16 plus 4 into 5 that will be 20 plus 10 into 4 that will be 40। बाकी सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन जी नील होंगे, तो इस तरीके से इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 60 76, एक तरीके से यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 76 आ गया, दैट विल बी a डॉट b। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीके का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को जो हम कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u और v, ओके, जैसे u और v है, u है और एक v है, u और v इस तरीके से वेक्टर्स हैं, तो अगर यहाँ पर u क्रॉस v अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो u क्रॉस v किधर होगा, u क्रॉस v एक तरीके से वेक्टर होगा जो उसके नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा, उसके नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। तो u क्रॉस v जो होगा, अगर u और v देखिए दो वेक्टर्स हैं तो इनके जो इन दोनों के नाते जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए a क्रॉस b अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो a क्रॉस b के जो परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा उस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर c। ओके, तो इस तरीके से अगर आप कहें तो वेक्टर a अगर मेरे पास है और वेक्टर b अगर मेरे पास है तो वेक्टर c जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mod of vector a into mod of vector b into sin theta okay, an cap, and what will be an cap, an cap will be क्या, perpendicular direction to plane, perpendicular direction to the plane of a and b, a and b के नाते जो प्लेन फॉर्म हुआ है उसके कौन से डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम लोग दो वेक्टर्स देखें और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कोई भी दो वेक्टर देखें, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि ऐसा है सर i यहाँ पर i वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, j वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर इन
वाई डायरेक्शन। अगर इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो सर देखिए क्या आएगा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मींस आई क्रॉस जे, तो इस तरीके से आई क्रॉस जे अगर आप देखोगे तो आई क्रॉस जे दैट विल बी मेकिंग अ प्लेन इन एक्स वाई डायरेक्शन, तो इसका नॉर्मल एक्स वाई प्लेन इस तरीके से बनाएगा, तो ये एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल क्या होगा, ये जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ए जेड कैप यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो देखिए वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे में क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ आई दैट इज मॉड ऑफ आई दैट विल बी 1, मॉड ऑफ जे दैट विल बी 1 साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, एंड दिस विल बी वेक्टर कैप जेड, सो दिस विल बी के कैप। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्शन आ जाएगी दैट विल बी के कैप, ओके। राइट हैंडेड स्क्रू, इस तरीके से अगर हम लोग स्क्रू राइट हैंड लॉ फॉलो करेंगे, तो अगर आप राइट हैंड फॉलो कीजिए तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो आई से जे की तरफ देखिए, आई अगर आपने लिखा और जे जो लिखा तो आई क्रॉस जे, तो अगर राइट हैंड स्क्रू लॉ अगर आप लगा रहे हैं अपने दाहिने हाथ के डायरेक्शन में आप आई को रखिए और जे के डायरेक्शन में आप जे में देखिए वो किधर जा रहा है, तो इस तरीके से जो स्क्रू बनता है वो एक तरीके से जो डायरेक्शन बन रही है थंब की वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट हैंड स्क्रू लॉ इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आई डॉट आई लगा दिए तो आई क्रॉस आई लगा दिए, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू विल बिकम आई मॉड ऑफ आई, और एंगल क्या हो जाएगा साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो दिस विल बिकम जीरो। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनके डायरेक्शन में आई क्रॉस जे क्या होगा आपका के आएगा, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई कैप, ओके, के क्रॉस आई दैट विल बी इक्वल टू जे कैप। तो इस तरीके से आई जे के आप लिख लीजिए और इस डायरेक्शन में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एज इट इज आएगा। वहीं सर अगर आप जे क्रॉस आई कर दिए तो जे क्रॉस आई दैट विल बी इक्वल टू माइनस के कैप, अगर आप इस सर्किल के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। वहीं आई क्रॉस आई अगर आपने कर दिया तो आई क्रॉस आई दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है कि जो भी प्लेन दो जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते टाइम उन वेक्टर्स के नाते जो ए और बी वेक्टर्स के नाते जो भी प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए क्रॉस बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में जो साइन थीटा का कंपोनेंट होगा उसके मल्टीपल जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते, और जो भी आएगा रिजल्टेंट वो कैसा होगा, दैट विल बी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप देखिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते आए हैं वेक्टर ए वॉज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर बी वॉज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो ए क्रॉस बी, अगर आप निकालना चाहते हो ए क्रॉस बी, तो इस तरीके से देखिए 4i आएगा, 4i मल्टीप्लाई होगा पहले 4i से, तो 4i क्या हो जाएगा, i क्रॉस i विल बिकम 0, ठीक है ना। फिर 4i क्रॉस j, तो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम 16k कैप, ओके, i क्रॉस j दैट विल बी 16k कैप। वैसे ही i क्रॉस k, तो i क्रॉस k नहीं होता है, अब देखिए सर्किल जो होगा ना i j एंड k, तो i से j, j से k, k से i, तो i क्रॉस j विल बी इक्वल टू k, j क्रॉस k दैट विल बी इक्वल टू i, तो i क्रॉस k विल बी इक्वल टू माइनस j। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, i क्रॉस 10k this will be equals to minus of 40j cap, okay,
बिकॉज देखिए जे कैप 4i क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच के, तो 16 के कैप आपका आया, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप यहां पर निकालिए क्या दूसरा वाला में क्या आ जाएगा 4i ओके क्रॉस 10k, तो 4i क्रॉस 10k दैट विल बी इक्वल टू 4i क्रॉस 10k दैट विल बी इक्वल टू माइनस 40j। ऐसे ही 5j वाले पर आइए, 5j वाले पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5j वाला ji के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ji के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा जाएगा ये, ठीक है ना। तो ji के साथ जब मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 20k कैप, एंड j फिर जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो j जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा this will be j and j will be multiplied with k, so this will be equal to I, that will result I, okay, j will be multiplied with k will result I, so 20, this will be equals to 50, so this will be 50 I cap। फिर ऐसे ही 4k है तो 4k will be multiplied with 4i, okay, तो I k will be multiplied with I, so k will be multiplied by i, that will be resulting j। इस तरीके से j यहां पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 16, so प्लस 16j कैप, ओके। और उसी तरीके से अगर आप यहां पर करिए तो 4k इंटू j, तो k इंटू j उल्टा आ जाएगा, so this will be equals to माइनस 16 i कैप, ओके। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक और मेथड क्या है, एक और मेथड ये है कि i j k ऐसे आप बना लीजिए मैट्रिक्स चुपचाप, ठीक है ना, और रख दीजिए पहला वाला वेक्टर रखिए 4 5 एंड 4, ऐसे ही दूसरा वाला रखिए 4 4 10। तो i का अगर आपको मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन के बाद i वाले का देखिए मल्टीपल क्या आएगा, i वाले का मल्टीपल आएगा 50 माइनस 16, तो 50 माइनस 16 यहाँ पर जरा कैलकुलेट कीजिए। देखिए j वाले के साथ जो है i वाले के साथ एक ये है माइनस 16 है और ये प्लस 50 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर माइनस j में देखिए ओके दिस विल बी 40 माइनस 16, तो ऑलरेडी देखिए माइनस में आ रहा है ना 40 माइनस 16, तो माइनस माइनस, सो दिस इज माइनस 40 एंड प्लस 16 आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही प्लस k के साथ कीजिए, तो प्लस k के साथ अगर आप देखिए तो प्लस k के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, k के साथ देखिए 16 माइनस 20, तो 16 आ रहा है एंड माइनस 20 आ रहा है। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट है, आप इस तरीके से मैट्रिक्स बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं 16 माइनस 20, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया और इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। फिर आता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए एक तरीके से अगर आप दो वेक्टर है a b और c, अगर तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो क्या होता है b क्रॉस c, दो वेक्टर है b क्रॉस c और इनका अगर आप a के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स निकाल सकते हो, क्योंकि बिकॉज देखिए b क्रॉस c का जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर इनटू वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट हो दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर पहले वेक्टर इनटू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको वेक्टर मिलेगा, वेक्टर इनटू वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो एक तरीके से तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो केवल मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। दैट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हो, ax ay az पहले वाले के तीनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के, फिर दूसरे वाले के तीनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के, तीसरे वाले के तीनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के रख के आप सीधे सीधे मैट्रिक्स निकाल करके आप जो भी मैग्नीट्यूड है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने a डॉट b क्रॉस c किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करिए कि c को इधर लेते आइए, ठीक है, और a क्रॉस b कर दीजिए। तो आप जब c को इधर लेते आएंगे c डॉट a क्रॉस b, देखिए c डॉट a क्रॉस b का भी वही आता है, ठीक है, और फिर b डॉट c क्रॉस a का भी वही आता है।
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर बीच में कहीं कोई चेंज होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको लास्ट से ऐसे यहां पर एक लाना है, आगे शिफ्ट करना है, फिर लास्ट से यहां पर लाना है और आगे शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से जो भी रिजल्टेंट आता है वो सेम आता है। अगर बीच में कोई चेंजेस होते हैं तो आप बीच में वहां पर उसके अकॉर्डिंगली माइनस साइन लगा दोगे, बिकॉज आपको भी पता है कि वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग समझे कि यहां पर मीनिंग क्या है, तो ए क्रॉस बी, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, सॉरी दिस इज वेक्टर ए और ये जो है ये वेक्टर बी है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसके जस्ट दोनों क्या जानाते, जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर यहां पर होगा। तो दिस विल बी ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का अगर यहां पर एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है सी के साथ, तो इसका जो भी कंपोनेंट सी पर आएगा दैट विल बी गिविंग एक तरीके से ये देगा आपको कि भैया क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा आपका स्केलर, क्या आएगा एक तरीके से कि इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ए डॉट बी क्रॉस सी को का सिग्निफिकेंस है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों ही वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीनों के तीनों ही वेक्टर हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए अगर B है और C है तो B क्रॉस C के नाते जो प्लेन बनेगा, B क्रॉस C के नाते जो प्लेन बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। तो ये D वाला हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक डायरेक्शन आ रहा है D, ठीक है ना। अब D को हमने मान लिया तो D क्रॉस A कर रहे हैं, तो D क्रॉस A के नाते जो प्लेन बनेगा, ऑब्वियसली D क्रॉस A के नाते जो प्लेन बनेगा वो इस वाले प्लेन, जो D क्रॉस A के नाते जो प्लेन बनेगा वो आखिरकार D पहले वाले के 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर, मतलब वापस AB प्लेन, AB वाले ही प्लेन में आ जाए, B क्रॉस C वाले ही प्लेन में आ जाएगा। तो फिर से समझिए बात को, B क्रॉस C के नाते जो प्लेन बनेगा वो एक तरीके से D वाले प्लेन में बना, तो B क्रॉस C के वो परपेंडिकुलर होगा, और D क्रॉस A के नाते जो प्लेन बनेगा वो D और A के परपेंडिकुलर होगा। तो एक तरीके से वापस जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो U वेक्टर आएगा, वो किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके B और C वाले प्लेन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो B और C वाले प्लेन में ही आ जाएगा, और B और C वाले प्लेन में देखिए आप जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक तरीके से B, अगर आप उसको निकालना हो तो B और माइनस C वाले अगर आप डायरेक्शन है, ठीक है ना, B और माइनस C ले लीजिए, तो इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए किसके साथ, A के साथ, डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकाल दीजिए A के साथ, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, तो वही आगे किया हुआ है कि इसको जब कैलकुलेट करने गया है, तो इसको जब कैलकुलेट करने गया है तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब कैलकुलेट करने गया है तो A का कंपोनेंट निकालना है C के साथ, A डॉट C, ठीक है, B कर दिया है और फिर A डॉट B निकाला है और C से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक तरीके से ये कंपोनेंट निकाला है, A का C वाले के साथ निकाला है, A का B वाले के साथ निकाला है, ठीक है। और देखिए C वाले के साथ चूंकि ये माइनस में जा रहा है, C वाले के साथ ये देखिए माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले A का B वाले के साथ निकाला है, ठीक है ना, फिर A का C वाले के साथ निकाला है, ठीक, और फिर क्या किया है कि जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसमें B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया है। तो एक तरीके से अगर आप समझिए तो क्या किया है, A वाले का कंपोनेंट C वाले के साथ निकाला है, A वाले का कंपोनेंट B वाले के साथ निकाला है, ठीक है ना, और इसको जो भी मैग्नीट्यूड आया है उसको B वाले से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड आया है उसको माइनस C वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो इसे कहीं शॉर्ट फॉर्म में BAC CAB रूल भी कह सकते हैं, BAC CAB, ठीक है ना, ओके, BAC CAB रूल। और अगर आप इसके सिग्निफिकेंस को समझना चाहते हैं तो वो जो ऊपर जो वेक्टर हम लोगों ने बनाया हुआ है आप उससे समझ सकते हैं, ठीक। फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर कोई भी एक वेक्टर अगर मुझे दिया हुआ है, वेक्टर A अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि ऐसा है सर कि इस डायरेक्शन में आपका एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर PQ के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मीन्स A कैप PQ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसके डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है A का, अगर आपको ये निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर आपको A का कंपोनेंट निकालना है किस डायरेक्शन में, PQ वाले डायरेक्शन में निकालना है, तो आप वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ PQ के, ठीक है। और फिर आप चाहिए अगर उसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसे फिर PQ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन आपका आ जाएगा।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, g इज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखा हुआ है, g इज इक्वल्स टू 5ax माइनस 2.5 x ay प्लस 3az। कह रहा है एक पॉइंट है q, ठीक है, ये एक वेक्टर फील्ड डिफाइन किया हुआ है। वेक्टर फील्ड मतलब एक फील्ड होगी, मतलब वो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में डिफाइन होगी, तो जैसा जी है, और वेक्टर फील्ड कैसे पता चल गया, क्योंकि उसमें सभी के सभी फील्ड के कंपोनेंट्स के साथ यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है, ठीक है। इसे कुछ कुछ बुक्स में आई जे के टर्म्स में भी लिख सकता है। तो ये जो जी दिया हुआ है आपको, जी इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई ए एक्स कैप माइनस 2.5 एक्स ए वाई कैप प्लस 3az कैप, ओके। और फिर कह रहा है कि ऐसा है जो पॉइंट Q है, तो आप G एट पॉइंट Q अगर आप निकालने जाएंगे तो पॉइंट Q पे देखिए आप क्या लिख देंगे 4,5,2, तो 4,5,2, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू को आप क्या रखना है 4, y की वैल्यू को क्या रखना है 5 और z की वैल्यू को क्या रखना है 2। तो इस तरीके से आप जाएगा आपका 5ax कैप माइनस 10ay कैप प्लस 3az कैप, क्योंकि z का कोई कंपोनेंट, z का कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस तरीके से हम लोगों ने x y z की वैल्यूज पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड में रख दी, ठीक है। तो कह रहा है कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ g इन डायरेक्शन ऑफ an, एक an एक डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इसका स्केलर बता दीजिए। तो an कैप की जो डायरेक्शन दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 1/3 ऑफ 2ax कैप प्लस ay कैप माइनस 2az कैप, ओके। ये एक डायरेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है भैया इस डायरेक्शन में आप क्या निकाल दीजिए, इस डायरेक्शन में आप निकाल दीजिए कि क्या स्केलर कंपोनेंट है, और फिर कह रहा है कि उसके बीच का वेक्टर कंपोनेंट भी निकाल दीजिए, ठीक। और फिर एंगल भी पूछ रहा है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन g एंड a n कैप, ओके। तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना हुआ ये, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे कि आप इन दोनों का सबसे पहले अगर आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना है तो g इन केस ऑफ q इन केस ऑफ n अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब g ऑफ q डॉट an कैप। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दिस विल बिकम 1/3, तो मैंने कॉमन ही ले लिया, ठीक है ना। ax वाले के साथ ax वाले को मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम 10, ओके। फिर ay वाले के साथ ay वाले को मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम -10, एंड फिर मैंने फिर z वाले को z वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम -6। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया आपका, ये दिस हैज बिकम -2, ओके। GQN, ओके। फिर उसके बाद अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप वेक्टर निकालना चाहते हो तो GQN, ठीक है, वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, आप जो भी GQN निकाले हो GQN में आप an कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस विल बिकम -2/3, ओके, 2 ऑफ ax कैप प्लस ऑफ ay कैप माइनस 2 ऑफ az कैप, इस तरीके से आ जाएगा, ओके। सो दिस विल बी आपका जो कुछ भी है आपका क्या कंपोनेंट होगा इस पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी कंडीशन में, ठीक है। फिर पूछ रहा था व्हाट वाज एंगल, तो अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एंगल निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि अच्छा ठीक है भाई, GQN दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ G mod of an, ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा n। तो थीटा n जो थीटा होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन g एंड an आ जाएगा। तो mod of GQ बताइए क्या आएगा, mod of GQ बताइए क्या आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 100 प्लस 9, सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 134, so this will become under root of 134। so this अगर हम लोग को यहाँ पर थीटा निकालना है, so थीटा will be equals to cos inverse of GQN will be equals to -2 divided by mod of G that will be equal to under root of 134, and obviously इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना आपका जो an कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, बिकॉज 4 4 and 1,
तो अंडर रूट ऑफ 4 4 1 दैट विल बिकम टू अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 दैट विल बी 3 डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम 1। तो आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर करके जो भी cos इनवर्स ऑफ -2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 134 आएगा, आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो ये तो था पूरा का पूरा आपका वेक्टर के बारे में, वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में। हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि किस तरीके से हम लोगों का वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फिर उनसे एसोसिएटेड लॉज क्या क्या होते हैं। ठीक, और फिर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ट्रिपल प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस किया। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देखा और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग, कोई भी पॉइंट हो, चाहे हम उसे कार्टेशियन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे सिलेंड्रिकल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे स्फेरिकल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।